नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी चौधरी और आज महतरी पुष्पा जी के जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पढ़ रही हूँ उनकी आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया के अध्याय हम ना मरही मारही संसारा के कुछ चुनिंदा अंश। ये अंश इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ मैत्रेयी पुष्पा की नहीं बल्कि सैकड़ों स्त्रियों की कहानी है। और आज इस दिन पर एक विशेष आभार मैत्रेयी जी को कि उन्होंने अपनी कलम के जरिए सैकड़ों स्त्रियों की व्यथा कथा को शब्द दिए। तो सुनते हैं हम न मरही मारही संसारा के कुछ अंश। मैंने यह पुस्तक पूरे मन से लिखी है, लेकिन जब तक इसमें पाठकों का मन न रमे मनोरम कैसे हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी माँ ने मेरे जीवन का वृक्ष रोपा, विकसित किया, शिक्षा विद्या के फूल खिलाए। अब उस वृक्ष पर रचनाओं के फल लगे हैं जो मुझे प्यारे से प्यारे लगते हैं, जैसे कि मैं माता जी को लगती थी। लेकिन मेरे गुण दोषों का आकलन तो निष्पक्ष भाव से ही हो पाएगा जो शिक्षक, साथी या पड़ोसी करेंगे। बस ऐसे ही इस पुस्तक के गुण दोषों का ब्यौरा पाठक देंगे। अब यह जीवन मेरा नहीं, मैं जितनी अपने लिए हूँ उससे ज़्यादा दूसरों के लिए। किताब भी कितनी ही स्वांत सुखाए क्यों ना हो, दूसरों के जीवन को प्रभावित ना करे तो किस काम की। मैं इस पांडुलिपि को उलटती पलटती हूँ, अपनी लापरवाहियों को पकड़ना चाहती हूँ। कभी आलस्य तो कभी आत्ममुग्धता मुझे ही क्या बड़े से बड़े रचनाकार को भरमाकर भटका देती है। मन की विचलित अवस्था और अनियंत्रित आवेग भी लेखक को आलतू फालतू लिखने के लिए उकसाते हैं। मैं ऐसे ही दोषों को खोजती हुई लगातार अपने श्रम और ध्यानावस्था के जुड़े तारों को जांच रही हूँ कि कहीं सूत्र टूटे तो नहीं, शब्दों की बनावट में कोई झोल ही रह गई हो। बहुत संभव है, क्योंकि मैंने लेखकीय जीवन में झटके भी कम नहीं खाए। यह सब मैं क्यों लिख रही हूँ? इसीलिए कि समझ चुकी हूँ कि लेखिकाएं और लेखक कोई देवी देवता नहीं होते। उनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उदारताएं, सद्भावनाएं, कुंठाएं और टुच्ची हरकतें भी होती हैं। समीक्षक रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह के नाम पर हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे उनका लिखा बोला वेदवाक्य हो, सत्य और अमर अजर। डॉक्टर निर्मला जैन से बड़ी कोई समीक्षक महिला नहीं जो कह दें पत्थर की लकीर, मगर चुनौती देता हुआ नए से नया साहित्य। पत्थर की लकीरें पानी के बुलबुलों में कब डूब जाएं वे नहीं जानते। मैं अक्सर ही कुछ चक्रों में फंस जाती हूँ। मरीचिका की भंवरों के अपने तेवर होते हैं। ऐसे दम घोटू माहौल में तालमेल कैसे बिठाऊं? चलते आ रहे ढर्रे को महान परंपरा कहूँ तो मेरे लेखकीय स्वाभिमान का क्या होगा? हमारा साहित्य समाज अपनी महान छवि में इस तरह कैद है कि जड़ीभूत सा लगता है। मैं क्या करूं? यह तो ऐसा मुद्दा है जिसमें उठा पटक होने की बहुत ज़रूरत है। गहराई तक खोदने और तोड़ने का कितना कितना काम होना बाकी है। टूटन फूटन हर हाल में ज़रूरी है, नया तभी बनने के आसार होंगे। इसी बात की सज़ा के रूप में मेरे बारे में गलत बयानी की जाती है, अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठ दर्ज किए जाते हैं। मुझे गुस्सा आता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ये लोग कौन होते हैं जो किसी रचनाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करें? उफ, ये रवैया कब से जारी है? इस दमन का विरोध क्यों नहीं किया जाता? यह कौन सी सभ्यता है? राजेंद्र यादव कहते हैं चुप रहो, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। कमलेश्वर जी समझाते हैं कोई प्रतिक्रिया मत देना, यही तुम्हारा जवाब होगा। आरोपों का उत्तर देना समय गंवाना होता है। अरे ये वक्तव्य छोटी छोटी पत्रिकाओं में अश्लीलता के दलदल में पछाड़ी जाती मैं। ऐसी अभद्र गालियाँ कि इन सभ्य औरतों से गांव की स्त्रियाँ शर्मा जाएं। यही होता रहा तो मैं भी उन लेखकों की जमात में शामिल हो जाऊंगी जो असलियत को अपने शब्दों से ऐसा जटिल बना देते हैं कि उसका यथार्थ रूप ही गायब हो जाए। कला का नाम देकर जटिलतर बेहतर का पर्याय बन जाए।
मैं सोचती हूँ जो कुछ मैंने लिखा या लिखना चाहती हूँ वह इसी उलझन भरी बेरहम दुनिया के रेशमी पर्दे फाड़ कर उघाड़ कर ही निकला या निकलना है। मैं सच कहती हूँ, जब कभी इस शील, सुंदर, सौम्य और शिष्ट माने जाने वाली तथाकथित दुनिया के बरक्स अपने आवेग और आनंद में, इच्छा और आकांक्षा में, सपनों और व्यवहार में 2 पैराग्राफ लिख देती हूँ, लगता है सम्मान कमा लिया। मैं शांत रही। कुछ दिनों मैं जिस दौर से गुजर रही थी उसे भूलने लगी। मैं उन लोगों में मगन थी जो स्त्री को लेकर एक नए लेखकीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मेरा ये विचार दृढ़ हो रहा था कि मुझे स्त्री जीवन की वह छवि नहीं पेश करनी है जो मर्यादा, शील, शुचिता और इज्जत के नाम पर स्त्री की नकली तस्वीर है। दमन और दबाव के कारण आंखें झुकाए हुए, आवाज़ को घूंटे हुए, हाथ पांव को सेवा में समर्पित किए हुए मुझे ऐसी ज़िंदगी देखकर ठेस लगती है। अपने भीतर मची उथल पुथल का अंदाज़ा लगाती हूँ तो थर्राने लगती हूँ। मैं उनमें से एक, सेवा, श्रम और सेक्स के लिए समर्पित। बदलाव चाहिए ही चाहिए। 15 दिन ही गुजरे होंगे कि एक दोपहर को डॉक्टर साहब घटिया कागज का 4 पन्ने वाला अखबार लहराते हुए मेरे कमरे में मेरे पास आए। उसे खोलते हुए बोले, देखा इसको? उनके चेहरे पर विजय भाव भरी हंसी खिल रही थी। मुझे काटू तो खून नहीं। अब तक जिस जिंदगी से बेजार थी उसे बदलने का संकल्प ले रही थी, अचानक भीतर का साहस थरथरा उठा। सामने खड़े पुरुष को अखबार के साथ देखना ऐसे ही लगा जैसे कोई न्यायालय में अभियुक्त के झूठे बयानों पर सच्चे सबूत ले आए। मेरे सामने वे पंक्तियां प्रकट होने लगी जिनके बूते पर मुझे मुजरिम बनाया गया। लिखित रूप में मेरा बयान, इसी बयान को गढ़ कर जलाई गई हमारे मुक्ति संघर्ष की भावना। चली आ रही ऐसी परंपराओं के लांछनों ने लिया है स्वाद स्त्री विलाप का। क्या ऐसे ही क्रूर रवैयों में बंधी हमारी दादी नानी नहीं चीख रही हजारों सालों से? मैं निरी बच्ची सी और रो रही हूँ। कहने को बहुत कुछ था पर कह पाऊँ तब ना। कहना चाहती हूँ इस सब का कारण राजेंद्र यादव ही है। उनके अमृत महोत्सव पर मेरा दिया गया वक्तव्य तो तोड़ा मरोड़ा बहाना बनाया गया है। यह सब कुछ भी ना होता अगर मैंने राजेंद्र यादव पर एक किताब संपादन करने वाले स्त्री और पुरुष को अपना निजी अनुभव लिखित रूप में दे दिया होता। साहित्य में दादागिरी ना मानने वाली स्त्री की फजीहत होती है। मैं ये संवाद पति से कैसे करती? मैं तो अपनी तौहीन पर राजेंद्र यादव से मुखातिब थी। सोचा बहुत कुछ, पति से कहा कुछ नहीं। मैंने फ़ोन उठा लिया, नंबर डायल किया। हेलो राजेंद्र जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तुम तो अक्सर 100 या 1000 बातें पूछने के मूड में रहती हो। हंसी की बात नहीं है। भरी हुई आवाज़ को मैंने यथासंभव सामान्य किया। अफसोस की है, कब जा रही हो संसार से? राजेंद्र जी, आपके जीवन में बहुत सी स्त्रियां आई, मुझे मालूम है। क्या मेरा जैसा रिश्ता किसी से रहा? कहते हुए मेरा स्वर भर आया फिर से। नहीं रहा, तुम मेरे मूर्ख मित्र हो। ये मेरी बात का जवाब नहीं। आप देख रहे हैं साहित्य की दुनिया में कैसे बवंडर उठ रहे हैं आपको लेकर मेरे लिए। तुम कितनी तबाह हो गई कि आवाज़ रोने का रूप लग रही है। ये कहकर जैसे उन्होंने गहरा सांस खींचा। क्षण भर को चुप रहे। डॉक्टरनी, आज समझ लो और हमेशा के लिए गांठ बांध लो। जो ऊल जुलूल बक रहे हैं वो तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं। उन्हें ना तुम्हारे रंग रूप से कुछ लेना देना है, ना तुम्हारे और मेरे संबंधों की पड़ताल से। उन्हें बस भय है तुम्हारे लेखन से। कहूँ कि एकदम नए और महत्वपूर्ण लेखन से और धुआंधार अनवरत लेखन से। मैत्रेयी, हम जिसको लाख कोशिशों के बाद भी अपने काबू में नहीं कर पाते उसके बारे में झूठी सच्ची कहानियाँ प्रचारित करते हैं। स्त्री हो तो उसको अश्लील और बदचलन कहना आसान हो जाता है। तुम लिखने से बाज नहीं आओगी और नए बिंदु तलाशती जाओगी, और तुम्हारी सहेलियां तुम्हें जिंदा ना छोड़ें तो ताज्जुब क्या है। सुन रही हो ना?
और रही बात मेरे और तुम्हारे संबंध की, बहुत सोचा अपने रिश्ते को क्या नाम दूँ। क्या हम आपस में ऐसे ही नहीं जैसे कृष्ण और द्रौपदी रहे होंगे? बहुत आत्मीयता, बहुत भरोसा और सेक्स का लेश मात्र नहीं। और फिर हम तुम दोनों यादव, कहकर वे हंस दिए, जाति को ठाक से उड़ाते थे। मेरे भीतर नीम रोशनी की छायाएं स्वस्तिक और पद्मों की शक्ल में फैलने लगी। मुझे लगा सृजन की मुझाती आकांक्षा ने पुनर्जीवन पाया है। क्या मैं हर समय प्रशंसा पाना चाहती हूँ? नहीं तो निंदाओं, अफवाहों और आलोचनाओं पर तिलमिला क्यों जाती हूँ? अगर कल्पना मेरी तारीफ ना करती तो क्या मैं लिखना छोड़ देती? मुझे समझ लेना चाहिए कि जो आत्मविश्वास मैंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से अर्जित किया है, वही मेरी स्वतंत्रता का वाहक है। और जो मैं तारीफों के जरिए आश्वस्ति पा लेना चाहती हूँ, वह निश्चित ही साहित्यिक पराधीनता है। यदि मैं खुद को 2 पल्ले वाली तुला पर ना तोलती और कांटा प्रशंसाओं की ओर झुका रहने देती, तो निश्चित ही आराम से बैठती, आलस्य का जश्न मनाती, मनोरथों की दुनिया में कैद होकर उद्यम छोड़ देती। सोचकर देखती हूँ तो मुझे बचपन की वो चोरी भी सार्थक लगती है जिसको बूंदों के आकर्षण में संपन्न किया गया था। आकर्षण में उद्यम अनैतिक हो सकता है, अकर्मण्य नहीं माना जा सकता। अनुचित साहस ही सही, मैं किसी भी कायरता को उचित नहीं मानती और इसीलिए ही किस्मत चुगताई को सलाम करती हूँ। अनैतिक माने जाने वाले कोने अंतरों को रोशनी में लाकर समाज के सामने रख दिया। दकियानूस और कायरों ने लिहाफ से बाहर आते सच को सजा का फरमान दिया, मगर उस सत्य से कचहरियां हार गई। आखिर होता यही है, उन लेखक लेखिकाओं के नाम गुम होते जाते हैं जो नए समय की नब्ज नहीं बनते। मेरी यह पुस्तक उस सवाल का भी कारण बनेगी जो मुझसे अक्सर ही पूछा जाता है। बाधाओं, रुकावटों, निषेधाज्ञाओं से घिरी हुई आँख परेशान होती हैं, मगर ऐसे घर से अलग क्यों नहीं होती? क्या आप स्त्री स्वतंत्रता को इस रूप में नहीं देखती कि स्त्री का वजूद निष्कंटक हो? फिर मैं क्या कहूँगी? यही कि जब हद से गुजर जाने वाले अंकुश, हुक्मनामे और धमकियाँ जिंदगी को असहनीय बना देते हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आता है। उस समय मुझे अपने अनकिए की सज़ा मिलती रहती थी। मुझे लड़की का शरीर दिया कुदरत ने, उस शरीर को झपटने, नोचे बकोटे जाने और बेइज्जत होने का दंड मैं पाती। आज तो मैं अपने तन से मनचाहा करती हूँ, तभी सुनने सहने को मिलता है। स्थिति बेहतर ही हुई है। मुझे बड़ी मुश्किल से सर पर छत नसीब हुई है। छोड़ दूँ तो मौसमों की मार में मेरा क्या होगा? भले ये घर मेरे लिए युद्ध स्थल बन जाए, मगर मेरे पाँव तो इस ज़मीन पर जमे हैं। यहाँ खड़ी रहकर ही मैं बाड़े तोड़ने की ताकत पाती हूँ, रास्ते निकालती हूँ। मेरे लिए रास्ते बनाना जितना मुश्किल होता है, उस रास्ते से लौटना उससे भी ज़्यादा मुश्किल, लगभग असंभव। मैं नहीं जानती कि मेरी इस धुन का क्या होगा, इस जिद को कौन सा किनारा मिलेगा, यह दृढ़ता किसके हाथों टूटेगी। मैं तो इतना ही समझ पाई हूँ कि हमारे गांव में आंधी आती थी, बड़े से बड़े वृक्ष गिर जाते थे, मगर कुछ अरसे बाद ही नई ललचोही पत्तियों वाली शाखाएं ठूंठ से फूट निकलती थी। कारण कि वहाँ मिट्टी पानी के साथ कूड़े कचरे और गोबर का खाद भी होता था। मैं अपने मुक्ति वृक्ष को कहीं और जाकर क्यों रोपूं? छाया, ताजगी और ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे पहले मेरे घर को है। और हाँ, ऐसा ही वृक्ष हर घर में हो जिसमें स्त्री रहती है। यही वजह रही होगी कि ऐसी किताबों की चाह स्त्रियों को रहती है। ऋचा जैसी स्त्रियों से मेरा क्या नाता, छात्राओं से मेरा क्या संबंध? त्रिवेंद्रम और हैदराबाद जैसे शहरों को मैंने दूर से देखा है। मेरी पहचान केवल अपनी किताबों के जरिए बनी है। जुड़ाव मेरे लेखन के कारण हो रहा है। औरतों के खिलाफ जुल्म का खुलासा सच में ही क्या ये इतना बड़ा मसला है कि मुझ जैसी मामूली स्त्री से स्त्रियां जुड़ जाएं? नहीं तो कहाँ दिल्ली, कहाँ पुणे, मेरी तरह वे भी आज़ादी का रास्ता ढूंढ रही हैं। मेरे अनुभव क्या उन सबके अनुभवों के आसपास हैं?
खिल्ली, सिरपुरा, अहमदनगर, हजारों मील की दूरी पर रहते हम लोग मगर निडर एक तरह से ही होना चाहते हैं। शायद ये भी जानते हैं कि हमारा चलन स्वाभाविक नहीं माना जाएगा, हैरत से देखेंगे लोग। और ये दुनिया किताबों ने दिखाई है और हिम्मत इसे व्यवहारिक बनाएगी, मगर तभी बनाएंगी जब हम पढ़ेंगे और सोचेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो सामान्य शरीर लेकर भी अपाहिजों की ज़िंदगी जिएंगे। और इसके साथ एक बार फिर मैत्रेयी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। Deep in the shadow